नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे हैं आरएस भर्ती 2023 को टारगेट करते हुए प्राचीन भारत का इतिहास, और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इससे पहले की क्लासों के अंदर हम देख चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके प्रमुख स्थल कौन से हैं, भारत से बाहर उसके स्थल कौन से हैं, कब उसकी खोज की गई थी, भारत में पहला स्थल कौन सा खोजा गया था। इन सभी चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने जो अगला महत्वपूर्ण स्थल पढ़ना है वो है धोलावीरा। अगला महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा। यह जो स्थल है धोलावीरा, यह स्थित है गुजरात के अंदर। कच्छ गुजरात के अंदर। इस स्थल की जो स्थिति है वो है कच्छ गुजरात के अंदर जो स्थित है। कच्छ कारण वहां पर इसकी स्थिति है, और गुजरात के अंदर यह एक बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थान है। वहां पर एक तहसील पड़ती है बचाऊ, बचाऊ नाम की तहसील के अंदर है, बचाऊ तलाकू। बचाऊ तलाकू नाम की वहां पर तहसील पड़ती है। वहां पर यह स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह मनहर व मानसेरा, मनहर व मानसेरा नदी के मध्य, नदी के मध्य कादिर द्वीप पर स्थित है। कादिर द्वीप पर स्थित है। यह जो हमारा स्थान है धोलावीरा, यह कहां पर स्थित है, कच्छ गुजरात के अंदर। बचाऊ तलाकू नाम की वहां पर कोई तहसील है, और मनहर व मानसेरा बड़ी नदी है। वैसे तो इसके पास कोई नदी नहीं मिलती, सॉरी छोटी नदियां हैं, वैसे तो कोई बड़ी नदी नहीं मिलती इसके आसपास, लेकिन दो छोटी छोटी नदी नाले जैसे हैं, इनका नाम है मनहर व मानसेहरा। इन दोनों के मध्य जो बचा हुआ भाग है उसे बोला गया है कादिर द्वीप, और उसी बचे हुए खाली भाग के ऊपर जो नगर बसा हुआ था वो था आपके धोलावीरा। इस धोलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ वो है सफेद कुआं। सफेद कुआं यानी यहां से में बहुत ज्यादा कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो इसका नाम रखा गया धोलावीरा यानी सफेद कुआं। अब धोलावीरा की अगर देखें खोज की, तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। खोज की थी जगपति जोशी, जेपी जोशी के नाम से इन्हें जाना जाता है। जगपति जोशी ने 1967 के अंदर, और इसका जो उत्खनन किया था, उत्खनन किया गया था आर.एस. विष्ट द्वारा, रविंदर सिंह विष्ट द्वारा। कब किया गया? 1991 में। धोलावीरा की खोज की गई थी जगपति जोशी द्वारा 1967 के अंदर, और इसका जो उत्खनन किया गया था, यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया था, वो किया गया था रविंदर सिंह विष्ट द्वारा 1991 के अंदर। 1991 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, इसकी अगर विशेषताएं देखें, धोलावीरा की विशेषताएं, या बोल सकते हैं साक्ष्य भी बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ा मात्र अपवाद है, यहां पर नगर 3 भागों में बंटे हुए थे। नगर 3 भागों में मिलते हैं।
तीन भाग कौन कौन से हो गए? पहला भाग हो गया आपके पश्चिमी भाग, या उसे बोला जाता था दुर्ग टीला, पश्चिमी भाग या दुर्ग टीला। दूसरा आ गया आपके बीच के अंदर मध्य भाग, और तीसरा फिर आपके वही पूर्वी भाग, या जिसे बोला जाता था जन आवास या नगर टीला। तो ये धोलावीरा जो नगर मिलता है तीन भागों में बटा हुआ मिलता है, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, और यहां पर मिलता है आपके पूर्वी भाग, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भाग। यहां पर जो हमें दुर्ग मिलता है वो भी कहां से मिलता है? लगभग मध्य भाग से अनुमान लगाया गया है कि यहां पर हमें दुर्ग के साक्ष्य पहले यहां पर हुए होंगे, बाद में ये आपके पश्चिमी भाग में स्थापित किए गए होंगे। यहां से यह समुद्र के किनारे स्थित था, आज भी गुजरात समुद्र के किनारे स्थित है, तो यहां से हमें सुनामी के साक्ष्य मिलते हैं, सुनामी के साक्ष्य। धोलावीरा से हमें सुनामी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहां से नेवले की पत्थर की मूर्ति, नेवले की पत्थर की मूर्ति, वो भी हमें कहां से प्राप्त होती है? धोलावीरा से प्राप्त होती है, नेवले की पत्थर की मूर्ति। इसके अलावा और देखा जाए तो यहां से हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज एक तो मिलती है पोलिसदार पत्थर, पोलिसदार पत्थर। एक हमें यहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में मिलता है खेल स्टेडियम मिलता है। यहां से हमें क्या मिलता है? खेल स्टेडियम। खेल स्टेडियम, खेल का मैदान मिलता है, बहुत बड़ा खेल का मैदान है। खेल कौन सा खेला जाता था? यहां पर खेला जाता था मुर्गों की लड़ाई, यहां पर खेली जाती थी मुर्गों की लड़ाई। इसके अलावा हमें यहां से जब खेल स्टेडियम होगा तो यहां पर कुछ लिखने के लिए भी चाहिए, तो यहां में हमें साइन बोर्ड, यह इसे बोला जाता है सूचना पट। सूचना पट या साइन बोर्ड भी हमें यहां से प्राप्त होता है। आपके धोलावीरा से साइन बोर्ड या सूचना पट भी प्राप्त होता है। इसके अलावा और देखा जाए कि यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, तो धोलावीरा से हमें नहर या बांध के साक्ष्य भी मिलते हैं, नहर या बांध। नहर या बांध के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहां से हमें स्विमिंग पूल या अपने बोल सकते हैं जल संग्रह, जल संग्रहण या स्विमिंग पूल के साक्ष्य भी मिलते हैं। जल संग्रहण या बोल सकते हैं अपने स्विमिंग पूल। जल संग्रहण या स्विमिंग पूल के साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें धोलावीरा से और क्या क्या चीजें मिलती है, यहां पर हमें स्टेडियम के पास से मिलता है लोगों के बैठने की जगह, बोल सकते हैं बैठने की सीट। इतनी चीजें हमें धोलावीरा से प्राप्त होती है। तो धोलावीरा यहां पर नदी का अभाव था, तो यहां पर नहरें बनाई गई थी और यहां पर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। जो वर्षा का जल था उसका संग्रहण किया जाता था
और बड़े क्षेत्र में किया जाता था। और जब जिस समय वर्षा नहीं होती, कोई नदी वगैरह नहीं जाती थी यहां से बड़ी, उस समय उस पानी को नहरों द्वारा काम में लिया जाता था। तो उस समय भी अपने यहां पर नहरें प्रचलित थी। अगर देखा जाए धोलावीरा को, तो यह स्थित कहां है? कच्छ के अंदर मनहर व मानसहरा नदी के मध्य स्थित कादिर द्वीप पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। तो यहां से कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहां से में क्या मिलते हैं? कुओं के साक्ष्य। यहां से में कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा इसका जो खोज की गई थी वो की गई थी 1967 के अंदर जगपति जोशी द्वारा। इनकी खोज की थी 1967 में जगपति जोशी ने। और इसका जो उत्खनन किया था, एक्सकैवेशन किया था, वो किया था R.S. विष्ट ने, रविंदर सिंह विष्ट ने 1991 के अंदर। यहां से में नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर जल संग्रहण बने हुए थे। यहां पर जो नगर थे वो 3 भागों में बंटा हुआ था, दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। इसके अलावा यहां पर सुनामी के साक्ष्य मिलते हैं, नेवले के पत्थर की मूर्ति मिलती है और पोलिशदार पत्थर भी यहां से प्राप्त होते हैं। जो पोलिशदार पत्थर हैं वैसे ही पत्थर अशोक के समय भी हमें प्राप्त होते हैं। अशोक ने भी पोलिशदार पत्थरों को काम में लिया था। खेल स्टेडियम मिलता है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा व सबसे प्राचीनतम खेल स्टेडियम माना जाता है। अब खेल स्टेडियम है तो यहां पर कुछ खेला जाएगा। खेलते क्या थे? मुर्गों की लड़ाई। ज्यादातर यहां पर क्या खेला जाता था? मुर्गों की लड़ाई। अब जब खेल लेंगे तो कोई साइन बोर्ड भी चाहिए जहां पर सूचना लिखी जाए, तो वो लिखने के लिए यहां पर एक साइन बोर्ड या सूचना पट भी हमें प्राप्त होता है। और इस सूचना पट के ऊपर 10 सिंधी लिपि के अक्षर लिखे हुए हैं। सफेद चाक वगैरह से वैसे सफेद खुदे हुए इसके ऊपर सफेद रंग के है वो। बैठने के लिए सीटें भी चाहिए, दर्शक आएंगे तो अपने बैठने के लिए वहां पर सीटें वगैरह भी लगाई गई है। और यहां से हमें कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ये हो गया आपके धोलावीरा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा गुजरात में भी छोटे छोटे स्थल और मिलते हैं। धोलावीरा और लोथल तो गुजरात के बड़े स्थान हो गए। एक चीज और ध्यान रखना है, जो धोलावीरा है ये 2002 तक बिल्कुल अच्छी स्थिति में था। 2002 तक बिल्कुल अच्छी स्थिति में था, लेकिन 2002 में जब भूकंप आया तब इस धोलावीरा के अंदर क्या हो गया था? बहुत बड़ा विनाश हो गया था। यहां पर जो नगर था उसका पूरी तरह से विनाश हो चुका था। तो 2002 में आए भूकंप के कारण कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर विध्वंस हो गया था? तो वो आपका होगा धोलावीरा। इसके अलावा छोटे देखे जाए तो एक है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा या कुछ जगह आपको सुरकोटड़ा भी मिलेगा। ये कहां पर स्थित है? ये भी कच्छ गुजरात के अंदर। कच्छ गुजरात के अंदर स्थित है। इसकी खोज भी उन्होंने ही की थी, जगपति जोशी। और उन्होंने इसका क्या किया था? उत्खनन। जगपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। बड़ा स्थल नहीं है, छोटा ही स्थल है। तो 1964 के अंदर इसका उत्खनन में खोज की गई थी। यहां से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो सुरकोटड़ा से हमें प्राप्त होते हैं घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। इसके अलावा हमें यहां से प्राप्त होता है कलश समाधान। कलश समाधान।
वो भी हमें कहां से प्राप्त होता है? सुरकोटदा से। कलश समाधान का मतलब है कि जो शरीर है, मृत्यु के बाद जो शरीर बचा है उसको पहले खुले में छोड़ दिया करते थे ताकि उसको कोई जानवर वगैरह खा ले। खाने के बाद जो भी उसकी हड्डियां वगैरह बचती थी उसे किसी कलश के अंदर डाला और उसका क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था एक जगह। या कुछ जगह से होता था कि अपने वर्तमान में भी ऐसा ही होता है कि शरीर को जला दिया, जलाने के बाद जो भी उसका कुछ बचता है उस सबको इकट्ठा करते हैं और उसे क्या कर दिया जाता था? उस समय एक मटके के अंदर, कलश के अंदर डालकर उन्हें दफना दिया जाता था। वो कहलाता है आपके कलश समाधान। इसके अलावा एक स्थान हमें मिलता है रंगपुर। यह भी गुजरात का ही स्थल है। रंगपुर ये कहां से प्राप्त होता है? गुजरात से। और रंगपुर की जो खोज की थी वो की थी माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई थी, 1931 ईस्वी के अंदर। यहां से हमें चावल का कचरा मिलता है। चावल का कचरा कहां से प्राप्त होता है? रंगपुर। ये कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर। ध्यान रखना, रंगपुर कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर। और अगर रंग महल आ जाए तो वो स्थित आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ आपके राजस्थान के अंदर स्थित है। पुरानी किताबों में आपको गंगानगर भी मिल सकता है। इसके अलावा एक सेंटर हुआ करता था देमाबाद। चलो देमाबाद चलो लिख लेते हैं। देमाबाद छोटे सेंटर है और देमाबाद हुआ करता था महाराष्ट्र के अंदर। देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित। कांस्य का रथ प्राप्त होता है और यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह परवरा नदी के किनारे स्थित था। परवरा अगर ऑप्शन में नहीं हो तब आप गोदावरी कर सकते हो। तो ये छोटे सेंटर है जहां से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जैसे आपके सुरकोटदा हो गया, यहां से हमें घोड़े की हड्डी के साक्ष्य और कलश समाधान मिलते हैं। रंगपुर से हमें चावल के कचरा मिलता है। इसके अलावा देमाबाद महाराष्ट्र जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण का स्थान है, यहां से हमें कांस्य का रथ, यहां से 2-3 रथ मिले हैं, छोटे छोटे कांस्य के रथ लगभग 4 मिले हैं, जिसमें से एक के पहिए वगैरह बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बाकी तीनों के थोड़े से काम वगैरह नहीं करे, कुछ के हटे हुए से वहां पर हमें मिलते हैं। और छोटे स्थान देखा जाए तो एक स्थान मिलेगा हमें कोटदी। चलो भाई, कोटदी और आमरी तो ये तो पाकिस्तान के अंदर स्थित था, जो आपके कालीबंगा के साथ सम्मिलित था या कालीबंगा के समान जैसा था। वहां से हमें 12 सिंगा के अवशेष भी मिलते हैं। कोटदी या आमरी, यहां से हमें क्या मिलते हैं? 12 सिंगा के अवशेष। कोटदी, आमरी। और ये कहां पर स्थित है वर्तमान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर। यहां से हमें 12 सिंगा के अवशेष मिलते हैं। 12 सिंगा के साक्ष्य। इसके अलावा जो कोटदी और आमरी की बस्तियां हैं, यहां पर आग के साक्ष्य मिलते हैं कि यहां पर जो विनाश हुआ था वो आग लगने से हुआ था। बस्तियां अग्निकांड से नष्ट हुई। यहां की जो बस्तियां हैं, बस्तियां वो किन से नष्ट हुई है? अग्निकांड से। नष्ट हुई। यहाँ की जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार नष्ट हुई है? अग्निकांड से नष्ट हुई है। यहाँ से आग लगने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं कि यहाँ पर जो बस्तियां हैं उनके अंदर क्या लग गई होगी? आग लग गई होगी। एक स्थल मिलता है कुनाल, और कुनाल स्थित आपके हरियाणा के अंदर। कुनाल किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? हरियाणा के अंदर। और यहां से हमें प्राप्त होता है चांदी का मुकुट। चांदी का मुकुट
तो अगर प्रश्न आ जाए कि कुणाल कहां पर स्थित है, तो हरियाणा के अंदर। चांदी का मुकुट कहां से प्राप्त होता है, आपके कुणाल हरियाणा से हमें चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। एक छोटा स्थल है रोजदी, और रोजदी स्थित है गुजरात के अंदर, और यहां से हमें प्राप्त होता है हाथी के साक्ष्य। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, हाथी के साक्ष्य। तो ये छोटी सभ्यता है, छोटे स्थल है जिनका आपसे उत्खनन या खोज वगैरह के बारे में कोई नहीं पूछा जाएगा। जैसे कोई बड़ा स्थल गुजरात के अंदर खोजा गया तो वहीं पर आसपास में छोटे छोटे स्थान मिल गए, अलग अलग गांव के नाम हो गए। उसी प्रकार ये स्थल है, जैसे आपके सुरकोटदा कच्छ गुजरात के अंदर स्थित था। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, घोड़े की हड्डी और कलश समाधान। रंगपुर से चावल का कचरा, देमाबाद से कांस्य का रथ, कोटदी से बारहसिंगा और अग्निकांड के साक्ष्य, कुणाल से चांदी का मुकुट, और रोजदी गुजरात से हमें हाथी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपने एक सभ्यता बची है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। अब अपने देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। वैसे तो राजस्थान वाले में देख लेते हैं, फिर भी यहां पर थोड़ा इसको पढ़ ही लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता, अगली जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। इसकी कुछ जानकारी की बातें हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया था एलपी टेसीटोरी ने। सर्वप्रथम उल्लेख जो सर्वप्रथम किया था वो किया था एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी जो जर्मनी के उदीन शहर के रहने वाले निवासी थे, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में या उनके दरबारी हुआ करते थे। उनके यहाँ पर जो यहाँ की बुकें थी उनका ट्रांसलेट किया करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में बताया था। और मुझे याद है कि हाल ही में थोड़े 5-7 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ था, साल भर पीछे मान सकते हो, उसके अंदर यह प्रश्न था कि कालीबंगा के बारे में असत्य कथन या सत्य कथन वैसा कुछ प्रश्न आया हुआ था। और वहां पर यह प्रश्न या लाइन आई हुई थी कि कालीबंगा का सर्वप्रथम उल्लेख एलपी टेसीटोरी द्वारा किया गया था। सत्य कथन वाले में ये स्थित था, तो आप थोड़ा ध्यान कर लेना। सबसे पहले अगर कोई बंदा बताता है कालीबंगा के बारे में तो वो बताते हैं एलपी टेसीटोरी कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता हो सकती है। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह स्थित था घग्गर नदी। नदी के कौन सी थी, घग्गर, या आप बोल सकते हो प्राचीन सरस्वती। घग्गर या प्राचीन सरस्वती, घग्गर या प्राचीन सरस्वती के किनारे स्थित था। और जो घग्गर नदी का सर्वे है वो किया था ओरेल स्टाइल ने। घग्गर नदी का सर्वे किन्होंने किया था, ओरेल स्टाइल द्वारा किया गया था। इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष द्वारा, यानी ए घोष भी कहा जाता है। और खोज कब की गई थी, तो ये कही गई थी 1951-52 के अंदर। 1951-52 में इसकी खोज की गई थी। कुछ जगह आपको मिलेगा कि कालीबंगा प्रथम स्थल है जो आजादी के बाद खोजा गया था, तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होना। प्रथम स्थान अपना रोपड़ ही है और कालीबंगा उसके बाद में खोजा गया था। अब यहां की खोज की गई अमलानंद घोष द्वारा, और यहां पर जो उत्खनन किया था वो किया था बीवी लाल व बीके थापर द्वारा।
बीबी लाल, बीके थापर, और इसके बाद में किया था एमडी खरे ने। कब किया था? तो इसका उत्खनन किया था 1961 से 1969 के बीच, 1961 से 1969 के बीच किन्होंने किया? बीबी लाल, बीके थापर ने, और बाद में इसका उत्खनन किया था एमडी खरे ने। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखना। अब ये जो कालीबंगा है, इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहां से क्या प्राप्त होती है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ वो है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, तो यहां से हमें काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है। इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा से हमें काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि हमें कालीबंगा से क्या क्या मिलते हैं। इसके साक्ष्य अगर देखें, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य या विशेषताएं क्या इसकी, वो अगर देखें तो यहां से हमें मिलता है एक खोपड़ी मिलती है, एक बच्चे की खोपड़ी है, बच्चे की खोपड़ी जिसके अंदर 6 छेद मिलते हैं। एक खोपड़ी है, बच्चे की खोपड़ी है, और उसके अंदर में क्या मिलते हैं? 6 छेद मिलते हैं। और उन 6 छेदों का मतलब है कि इस बच्चे का क्या किया गया है? ऑपरेशन किया गया, इसकी शल्य चिकित्सा की गई है। तो यहां से में क्या प्राप्त होती है? 6 छेद वाली एक खोपड़ी, 6 छेद वाली खोपड़ी, जो शल्य चिकित्सा का शल्य चिकित्सा का साक्ष्य है। इसके टांके लगाए गए हैं, बच्चे के सर के अंदर छेद है, इसका मतलब है इसके टांके लगाए गए हैं। और अनुमान ये अपने उससे पता चला है कि जो पहले छेद हुए हैं उसके काफी समय बाद उसकी मृत्यु हुई है। तो ये तो नहीं है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो जिसमें उसकी मृत्यु हो गई हो, यानी पहले उसका इलाज किया गया होगा, बाद में कुछ समय बाद उसकी, बाद में बहुत समय बाद उसकी क्या हुई है? मृत्यु। और हमें यहां से क्या मिलते हैं? यहां से हमें हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। और हल, एक खेत मिला है जो किससे जुता हुआ है? हल से। और ये जो हल से जुता हुआ खेत है, ये कैसा जुता हुआ? समकोण पर, समकोण पर जुता हुआ है। और एक साथ 2 फसलें बोते थे, एक साथ 2 फसलें बोते थे। जैसे एक फसल ऐसे बो दी तो दूसरी ऐसे बो दिया करते थे, काफी काफी दूर के अंदर, जो अपने वर्तमान में भी काम में लेते हैं वो ही उसी समय भी काम में ली जाती थी। तो एक साथ कितनी फसलें बोई जाती थी? 2 फसलें बोए जाने के आशय में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कालीबंगा से हमें कपास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कपास के साक्ष्य, और कपास को बोला जाता था सीडन। कपास को क्या बोला जाता था? सीडन बोला जाता था। और कपास जो सर्वप्रथम देन है तो वो भी किसकी देन है? भारत की देन है। सबसे पहले अगर कपास की खेती कहीं पर की गई थी तो वो कहां की गई थी? भारत के अंदर। लकड़ी की नालियां, यहां से में लकड़ी की नालियां भी मिलती है, कुछ नालियां हैं। इसके अलावा कुछ घरों में कच्ची ईंटें लगी हुई है। कच्ची ईंटें होने के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया। इसे
दीनहीन यानी गरीब बस्ती कहा गया, दीनहीन बस्ती कहा गया। इसके बाद में यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं, फायर अल्टास। अग्निकुंड के साक्ष्य, युग्मित समाधान के साक्ष्य, युग्मित समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। युग्मित समाधान का मतलब है कि यहां पर महिला व पुरुष को साथ में दफनाया गया है। इसके बाद में यहां पर एक इतिहासकार होते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी था। यानी जिस तरह से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर मिलते हैं, पिंगट ने उन्हें एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, उसी प्रकार कालीबंगा से भी उसी प्रकार नगर मिलता है, तो अनुमान लगाया जाता है कि उसकी क्या हो सकती है, तीसरी राजधानी हो सकती है। इसके अलावा यहां से हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इतना देखिए एक बार। इसके अलावा कालीबंगा से हमें कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रत्येक घर से, प्रत्येक घर से क्या मिले हैं, कुएं भी मिले हैं। अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, डिजाइन की हुई ईंटें भी हमें यहां से प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो फर्श व दीवारें हैं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ अलंकरण किया गया था। ये सभी चीजें हमें कहां से प्राप्त होती है, कालीबंगा से। ऊंट व बैल के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं, ऊंट व बैल के साक्ष्य, ऊंट प्लस बैल के साक्ष्य, वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपके कालीबंगा, जिसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, लेकिन सबसे पहले बताया था एलपी टेसीटोरी द्वारा से बताया गया था। उत्खनन बीवी लाल, बीके थापर व एमडी खरे द्वारा इसका किया गया था। मिलता क्या है, 6 छेद वाले एक बच्चे की खोपड़ी है, जो शल्य चिकित्सा का उदाहरण माना जाता है। समकोण पर जुता हुआ खेत, समकोण पर सड़कें, एक साथ 2 फसलें, हल से जुता हुआ खेत, लकड़ी का हल, अग्नि वेदिकाएं, कपास के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां, कुछ कच्चे मकान, जिस कारण इसे दिनहीन बस्ती कहा गया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, तीसरी राजधानी थी। तो ये कुछ साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या धार्मिक स्थिति थी, वो सभी चीजें देखते हैं।
जो आपके मेंस की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन नंबर 1 पर देखते हैं। नगर नियोजन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो नगर प्राप्त होता है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है, क्या उसमें विशेषताएं मिलती है हमें, क्या उसकी खास बात है, क्या वर्तमान में भी वैसे नगर मिलने संभव है, इसकी अगर चर्चा करें तो यह विश्व की प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यहां की जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन। प्रमुख विशेषता वो है आपका नगर नियोजन। और इस नगर नियोजन के अंदर आती है जल निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक तो नगर नियोजन और एक यहाँ की जो जल निकासी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर वर्तमान में भी ऐसा नगर नियोजन और जल निकासी मिलना संभव है। नगर 2 भागों में बंटा हुआ था। नगर 2 भागों में विभक्त था और 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था पूर्वी भाग और पूर्वी भाग था जन आवास। दूसरा हुआ करता था पश्चिमी भाग और पश्चिमी भाग था दुर्गीकृत भाग। दुर्गीकृत भाग या इसे बोल सकते हैं प्रशासनिक आवास। इसके अलावा हमें धोलावीरा से 3 प्रकार के नगर मिलते हैं। मध्य भाग भी उसके अंदर मिलता है जो एकमात्र क्या है? अपवाद है। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर थी। सड़कें समकोण पर हमें यहां से मिलती है। और इसका जो अपवाद मिलता है वो मिलता है बनावली। अपवाद क्या है? बनावली, जहां से हमें तारांकित सड़कें मिलती है। घरों के दरवाजे पीछे गलियों में खुलते थे। पीछे गलियों में खुलते थे, यानी घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न खुलकर कहां पर खुलते थे? पीछे गलियों के अंदर खुलते थे। और यानी कि अपने अनुमान लगा सकते हैं कि वे थोड़े शांति प्रिय लोग रहे होंगे, उन्हें ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होगा। और इसका जो एकमात्र अपवाद है वो है लोथल। घरों के दरवाजे किस पर खुलते थे? पीछे गलियों में। लेकिन अपवाद क्या इसका? लोथल। लोथल के अंदर कुछ घर में मिले हैं जिनके दरवाजे कहां पर खोले गए थे? मुख्य सड़क पर खोले गए थे। एक जो घर होता था, एक घर में सामान्यतः क्या क्या चीजें मिलेगी? 3 या 4 कमरे। 3 या 4 कमरे। इसके अलावा रसोई और बरामदा या आंगन बोल सकते हैं आप। रसोई या बरामदा ये भी हमें वहां से प्राप्त होता था। आंगन, 3 या 4 कमरे और रसोई यहां से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता था। इसके अलावा अगर यहां से देखें तो इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। सीढ़ियों का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो
लोग थे उन्हें किसका ज्ञान था? सीढ़ियां क्या होती है मकान के अंदर, कैसे बनाई जाती है, उन सब का इन्हें ज्ञान था। तो कई घरों के अंदर क्या मिलती है हमें? सीढ़ियां भी मिलती है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 2 मंजिला मकान कुछ ही रहे होंगे, ज्यादातर मकान 2 मंजिला नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें 700 कुएं मिलते हैं। इनके अंदर जो सबसे मुख्य विशेषता थी वो तो नगर नियोजन, दूसरा था जल निकासी। और जल निकासी के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? पक्की नालियों का। जल निकासी के लिए प्रयोग किया करते थे पक्की नालियों का। और इन नालियों के अंदर जो मुख्य नाली होती थी उनके अंदर बने होते थे मेन होल। मेन होल मैंने बताया था कि जैसे नाली जा रही है, मुख्य नाली है, इसके यहां पर एक चैम्बर बना दिया जाता था और बाकी नाली ढकी हुई होती थी। नालियां कैसी थी? ढकी हुई नालियां होती थी, ढकी हुई। अब साफ करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर चैम्बर बना दिया जाते थे जिसे बोला जाता था मेन होल। और यहां से इन नालियों को कुछ दिनों बाद साफ कर दिया जाता था। और अगर हम यहां पर देखें कि हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर हमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पक्की ईंटों के प्रयोग के विसाक्ष्य मिलते हैं। यहां पर जो ईंटें मिलती है वो मिलती है 4:2:1 की। किस अनुपात में मिलती है? 4:2:1 के अनुपात में मिलती है। यहां पर जो ईंटें थी वो अलंकृत ईंटें भी मिलती है, यानी डिजाइन बनाई हुई, कुछ चौकोर बना दिया, कुछ उसके ऊपर त्रिभुज वगैरह या ज्यामितीय आकृतियां बना दी। तो वो कैसी मिलती है? आपके यहां पर अलंकृत ईंटें भी यहां से हमें प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें क्या मिलती है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के बारे में बताती है कि नगर कैसे थे। घरों के बाहर चबूतरे बने हुए होते थे, थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर कुएं भी बने होते थे, घरों के जो दरवाजे हैं वो एक साइड में खुलते थे। ये कुछ बातें हम पहले कर चुके थे, बाकी जो रह गई है ये बातें यहां पर आपके आ गई। देख लीजिए एक बार। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, सबसे प्रमुख यहाँ का था नगर नियोजन व जल निकासी यहाँ की प्रमुख हुआ करती थी। नगर 2 भागों में बंटे हुए थे। पूर्वी भाग जन आवास और पश्चिमी भाग था दुर्गीकृत भाग या प्रशासनिक वर्ग के लिए। सड़कें समकोण पर होती थी। मकान व सड़कें दोनों ही समकोण पर हुआ करती थी। एकमात्र अपवाद है इसका बनावली। घरों के दरवाजे पीछे गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर। इसका एकमात्र अपवाद है लोथल। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कमरे, रसोई, आंगन होता था। सीढ़ियों का इन्हें ज्ञान था। स्नानागार होते थे। स्नानागार सामान्य स्नानागार नहीं, सामूहिक स्नानागार भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं मिले हैं। जल निकासी के लिए पक्की, वो भी पक्की ईंटों से ढकी हुई नालियां बनाई जाती थी और इन नालियों के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर मैन होल रखे जाते थे ताकि नालियों को साफ सफाई कर समय पर हो सके। इसके अलावा हमें यहां से ईंटें मिलती है 4:2:1 की। और ईंटों के ऊपर क्या किया गया था? अलंकरण। अधिकतर ईंटों के ऊपर क्या किया जाता था? अलंकरण किया जाता था। ये कुछ चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से प्राप्त होती है जो हमने चर्चा कर ली। अब इसका बाकी रह गया है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, वो अपने करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और आप सभी अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए। ये और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।